नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की एक नदी को खुशी देने वाली नदी यानी गिवर ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है? अच्छा। हाँ, ये तो बस एक छोटी सी झलक है उस विशाल और दिलचस्प दुनिया की जिसमें हम आज उतरने वाले हैं, मध्य प्रदेश की नदियां। बिल्कुल। आज हम एक विस्तृत YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के आधार पर मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद है इस जानकारी के भंडार से सबसे जरूरी और रोचक बातें निकालकर सामने लाना, ताकि इन नदी प्रणालियों, उनके सफर और उनके महत्व को आसानी से समझा जा सके। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी से। हाँ, नर्मदा। इसे ये दर्जा क्यों मिला है? ये तो इसके सफर को देखकर ही अंदाजा लग जाता है। एकदम सही। नर्मदा का उद्गम होता है अनूपपुर जिले के अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी से। ये मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसमें कोई शक नहीं। अमरकंटक से, ओके। हाँ, यहाँ से निकलकर ये मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए आखिर में खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में मिल जाती है। अच्छा, तो 3 राज्यों से गुजरती है ये? हाँ, 3 राज्य, और इसकी कुल लंबाई करीब 1312 किलोमीटर है। 1312, काफी लंबी है। बिल्कुल, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 1077 किलोमीटर वो मध्य प्रदेश में ही बहता है। ओह अच्छा, मतलब ज्यादातर सफर मध्य प्रदेश में ही। हाँ, इसीलिए तो जीवन रेखा। और मैंने सुना है इसकी सहायक नदियां बहुत ज्यादा हैं, कुछ 41 के करीब। हाँ, ये संख्या बिल्कुल सही है और ये बताती है कि नर्मदा का बेसिन कितना विशाल है। कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें 22 बाएं किनारे से और 19 दाएं किनारे से आकर मिलती हैं। बाएं दाएं का क्या मतलब है यहाँ? मतलब नदी जिस दिशा में बह रही है उस तरफ मुंह करके खड़े हो तो आपके लेफ्ट साइड से मिलने वाली बाएं तट की और राइट साइड से मिलने वाली दाएं तट की। अच्छा, समझ गया। बाएं किनारे की सबसे प्रमुख सहायक नदी है तवा, जो होशंगाबाद अब नर्मदापुरम के पास मिलती है। हाँ, तवा का नाम सुना है। इसके अलावा शेर, शक्कर, दूधी भी अहम है और दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में हिरण, तिंदोनी और मान प्रमुख है। इतने सारे नाम याद रखना भी मुश्किल होगा। हाँ, पर ये जरूरी है, खासकर परीक्षाओं के लिहाज से। ये दिखाता है कि ये नदी कितने बड़े भौगोलिक क्षेत्र को समेटती है। सही बात है। अच्छा, नर्मदा अपने रास्ते में कई शानदार झरने भी बनाती है। धुआंधार का नाम तो खैर बहुत ही सुना है। हाँ, धुआंधार तो भेड़ाघाट जबलपुर में है। हाँ। वो संगमरमरी चट्टानों के बीच से जब नदी गिरती है। हाँ, देखा है तस्वीरों में। अद्भुत। बिल्कुल। वो विश्व प्रसिद्ध है। फिर उद्गम के पास ही अमरकंटक में कपिलधारा और दुग्धधारा है। कपिलधारा, दुग्धधारा। हाँ, और एक रोचक पैटर्न है कि ज्यादातर धारा नाम वाले झरने जैसे कपिलधारा, दुग्धधारा, दुर्गाधारा, शंभुधारा, लक्ष्मणधारा, ये सब अमरकंटक के पास ही हैं। अच्छा, सिवाय एक के शायद। हाँ, सहस्त्रधारा, वो महेश्वर खलगोन में है। वहाँ नदी जैसे हजारों धाराओं में बट जाती है, बड़ा सुंदर लगता है। इतनी बड़ी नदी पर यकीनन बड़ी परियोजनाएं भी होंगे, बांध वगैरह। निश्चित रूप से नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, सिंचाई और बिजली दोनों के लिए। जैसे जबलपुर में बरगी बांध है, उसका नाम अब रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना है। ओके। फिर खंडवा में नर्मदा नदी पर ही इंदिरा सागर परियोजना है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल भंडारण क्षमता वाली परियोजना है। सबसे बड़ी? वाह। हाँ, और फिर गुजरात में बना सरदार सरोवर बांध, ये तो काफी चर्चा में भी रहा है। हाँ, सुना इसके बारे में। ये कई राज्यों की संयुक्त परियोजना है ना? बिल्कुल, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। और सहायक नदी तवा पर बनी तवा परियोजना जो नर्मदापुरम में है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके रास्ते को लेकर कभी-कभी कुछ कंफ्यूजन भी होता है। जैसे स्रोत में जिक्र था कि क्या ये सिवनी जिले से गुजरती है? हाँ, ये सवाल उठता है कई बार, पर स्रोत स्पष्ट करता है कि नर्मदा मध्य प्रदेश के कुल 16 जिलों से होकर बहती है। 16 जिले? हाँ, और इसमें सिवनी जिला भी शामिल है। हो सकता है मुख्य धारा ना हो, लेकिन सिवनी जिले की धनोरा तहसील के पीपटोला गांव से होकर नर्मदा गुजरती है, ये पुष्टि की गई है। ठीक है। नर्मदा किनारे कई प्रसिद्ध घाट भी हैं। उनका अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है ना? बिल्कुल।
घाट तो नर्मदा की पहचान है। जबलपुर का गौरी घाट, नर्मदापुरम का सेठानी घाट, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। नरसिंहपुर के गाडरवारा में बरमान घाट है, जहां मकर संक्रांति पर बड़ा मेला लगता है। बरमान घाट। और खरगोन का महेश्वर घाट, ये देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था और ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट माना जाता है। सबसे लंबा? देवी अहिल्याबाई ने, वाह। हाँ, ये घाट सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं, सदियों से संस्कृति और व्यापार के केंद्र भी रहे हैं। सही है। अच्छा, नर्मदा से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य भी हैं, जैसे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाँ बिल्कुल, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो गुजरात में नर्मदा जिले में साधु बेट द्वीप पर इसी नदी के किनारे है, 182 मीटर ऊंची। गजब। और कुछ साल पहले वो नर्मदा सेवा यात्रा भी निकाली गई थी। हाँ, 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार ने नमामि देवी नर्मदे नाम से नर्मदा सेवा यात्रा आयोजित की थी। उद्देश्य था नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। नर्मदा के कई प्राचीन नाम भी हैं। भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने इसे नेमोदोस कहा था। नेमोदोस? हाँ, इसे रेवा भी कहते हैं, मैकल सुता यानी मैकल पर्वत की बेटी, और शंकरी यानी शंकर जी की पुत्री भी कहते हैं। और वो खुशी देने वाली नदी वाली बात? हाँ, इसका एक अर्थ गिवर ऑफ प्लेजर यानी खुशी या आनंद देने वाली भी है। क्या बात है। भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिक नजरिए से भी नर्मदा खास है ना? कुछ गॉर्ज वगैरह का जिक्र था। बहुत ज्यादा। ये अपनी यात्रा में गहरी घाटियां यानी गॉर्ज बनाती है। बेढ़ा घाट का मार्बल गॉर्ज तो है ही, खंडवा के पास मांधाता गॉर्ज भी है। अच्छा। और इकोलॉजी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर। बिल्कुल, महाशीर, जिसे टॉर प्यूटेटोरा भी कहते हैं। 2011 में इसे राजकीय मछली घोषित किया गया था और ये नर्मदा में पाई जाती है। अच्छा। इतना ही नहीं, जबलपुर और गुजरात के महिसागर क्षेत्र की नर्मदा घाटी में राजासोरस नर्मदेंसिस नाम के एक मांसाहारी डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हैं। डायनासोर के? सच में? हाँ, 1980 के दशक में खोज हुई थी। ये बताता है कि ये घाटी करोड़ों सालों से जीवन का केंद्र रही है। अद्भुत जानकारी। नर्मदा के बाद अब बात करते हैं ताप्ती नदी की। कहते हैं ये नर्मदा के समानांतर बहती है। हाँ, ये एक दिलचस्प भौगोलिक तथ्य है। ताप्ती का उद्गम होता है बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। मुल्ताई बैतूल, ठीक है। ये भी नर्मदा की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से गुजरकर खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। अच्छा, ये भी पश्चिम की ओर? सतपुड़ा के बीच बहती है और ताप्ती सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणियों के बीच एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में। ओके, ये अंतर है। लंबाई कितनी है इसकी? इसकी कुल लंबाई करीब 724 किलोमीटर है, नर्मदा से थोड़ी कम। हाँ, इसकी सहायक नदियों में पूर्णा नदी का नाम शायद परीक्षाओं में पूछा गया था, ऐसा स्रोत में था। हाँ बिल्कुल, पूर्णा ताप्ती की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा गिरना, बोरी, पंजारा जैसी अन्य सहायक नदियां भी हैं। और इस पर परियोजनाएं? हाँ, गुजरात में उकाई परियोजना काफी महत्वपूर्ण है और इसका एक उपनाम भी है सूर्यपुत्री, ऐसी पौराणिक मान्यता है। सूर्यपुत्री, रोचक। इसके किनारे बसे शहरों में बुरहानपुर और सूरत का नाम आता है। सूरत तो बहुत बड़ा शहर है और ऐतिहासिक बंदरगाह भी रहा है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर शहर और गुजरात का सूरत दोनों ताप्ती के किनारे ही हैं। सूरत और पास का स्वाली बंदरगाह ये प्राचीन काल से व्यापार के बड़े केंद्र रहे हैं और ताप्ती नदी का इसमें बड़ा योगदान रहा है। स्रोत में कुरु वंश की उत्पत्ति से भी इसका एक पौराणिक संबंध बताया गया था, पर वो शायद ज्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है, चलिए अब दिशा बदलते हैं और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों पर आते हैं। इनमें वैनगंगा प्रमुख है ना? सही। वैनगंगा नदी सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार पर स्थित मुंडारा गांव के पास से निकलती है। सिवनी से? हाँ, ये दक्षिण की ओर बहती है और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। अच्छा, ये दक्षिण में जा रही है? हाँ, महाराष्ट्र में ये वर्धा नदी से मिलती है और इन दोनों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। वैनगंगा और वर्धा मिलके बनती हैं प्राणहिता। बिल्कुल, और ये प्राणहिता आगे जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। मतलब वैनगंगा असल में गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ओके, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 569 किलोमीटर।
ठीक है। इस पर बनी परियोजनाएं भी काफी महत्वपूर्ण हैं, खासकर वो संजय सरोवर बांध। हाँ, सिवनी जिले में वैनगंगा पर बना संजय सरोवर बांध, जिसे भीमगढ़ बांध भी कहते हैं, ये मिट्टी से बना एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक माना जाता है। मिट्टी का बांध, एशिया का सबसे बड़ा। हाँ, ऐसा कहा जाता है। सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा बालाघाट जिले में इसी नदी पर धुती बांध है, जो अंग्रेजों के समय बना था। पुराना बांध है मतलब। हाँ, और बालाघाट में ही वैनगंगा की सहायक बावनथड़ी नदी पर राजीव सागर परियोजना है, जिसे कुड़वा बांध भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जॉइंट प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये जॉइंट है। स्रोत में मध्य प्रदेश की पहली नहर का भी जिक्र था, जो वेनगंगा से जुड़ी है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। मध्य प्रदेश की पहली नहर वैनगंगा नहर 1923 में बालाघाट जिले में इसी नदी से निकाली गई थी। 1923, काफी पहले। हाँ, सिंचाई के इतिहास में एक मील का पत्थर था ये। और स्रोत में गांगुलपारा जलप्रपात पर भी स्पष्टीकरण था कि वो सीधे वैनगंगा पर नहीं है, बल्कि बालाघाट के पास एक पहाड़ी झरना है, जो बाद में वैनगंगा में मिलता होगा। ओके, वैनगंगा के कुछ पुराने नाम भी हैं। हाँ, बेवा, वैया और दिदी भी मिलते हैं। बेवा, वैया, दिदी, ठीक है। वर्धा और प्राणहिता का भी जिक्र कर लेते हैं। प्राणहिता नाम कहीं सुनावा सा लगता है। हाँ, वर्धा नदी बैतूल जिले की वर्धन शिखर कालीभीत पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र में बहती भी वैनगंगा से मिलकर प्राणहिता संगम बनाती है। प्राणहिता, जैसा हमने कहा, वर्धा और वैनगंगा की मिली हुई धारा है, जो गोदावरी में मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि आनंद नीलकंठन का उपन्यास है राइज ऑफ शिवगामी। हाँ, बाहुबली वाला। बिल्कुल, जिस पर बाहुबली फिल्म श्रृंखला आधारित है। उसमें माहिष्मती साम्राज्य के पास बहने वाली नदी के रूप में प्राणहिता का जिक्र आता है। अरे वाह, क्या कनेक्शन है ना? चलिए, अब कुछ अन्य प्रमुख नदियों और अवधारणाओं पर नजर डालते हैं। पेंच नदी, इसका नाम सुनते ही द जंगल बुक और मोगली की याद आ जाती है। बिल्कुल, पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव के पास सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। छिंदवाड़ा से? हाँ, ये सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में बहती है। और सबसे खास बात, ये इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजरती है। उसी को लैंड ऑफ मोगली कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। कहते हैं रुडयार्ड किपलिंग को इसी इलाके से प्रेरणा मिली थी अपनी कहानियों के लिए। ये पेंच नदी आगे जाकर कान्हान नदी में मिलती है, जो फिर वेनगंगा की सहायक है। तो ये भी गोदावरी सिस्टम का हिस्सा हो गई। सही। स्रोत में नदी जोड़ो परियोजना की अवधारणा पर भी बात की गई थी। उसके फायदे, नुकसान, ये एक बड़ा और कहना चाहिए विवादास्पद विषय रहा है। हाँ, बिल्कुल। भारत में नदियों को जोड़ने का विचार काफी पुराना है। 19वीं सदी में एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, सर आर्थर कॉटन। उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था। अच्छा, अंग्रेजों के टाइम से? पानी वाले, मतलब सूखाग्रस्त क्षेत्रों की नदियों में मोड़ दिया जाए। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, इसके संभावित लाभ तो है, जैसे सिंचाई और पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था, बाढ़ और सूखे पर कुछ हद तक नियंत्रण, बिजली उत्पादन, जल मार्ग विकसित करना। लेकिन इसके साथ बड़ी पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएं भी जुड़ी हैं, जैसे लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा, जंगल डूबेंगे, नदियों का जो अपना इकोसिस्टम है उस पर बुरा असर पड़ेगा, और खर्चा बहुत ज्यादा है इन परियोजनाओं का। ये तो है। इसी कड़ी में केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली ऐसी बड़ी परियोजना है शायद। सही कहा। केन बेतवा लिंक परियोजना पर 2021 में केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ। ये देश की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। पहली? हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है? इसके तहत मध्य प्रदेश की केन नदी का जो अतिरिक्त पानी है, उसे एक नहर के जरिए उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में भेजा जाएगा। केन से बेतवा में? हाँ, इससे बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के करीब 9 जिले और उत्तर प्रदेश के 4 जिले। बुंदेलखंड के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उम्मीद तो यही है। इसके तहत पन्ना टाइगर रिजर्व के पास दौधन बांध का निर्माण भी प्रस्तावित है। हालांकि इसको लेकर भी पर्यावरण संबंधी चिंताएं उठाई गई हैं, क्योंकि टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा इसमें डूबेगा। अच्छा, ये पेंच है इसमें। खैर, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश के नदी तंत्र को देखें तो इसे कैसे बांटा जा सकता है? मतलब कौन सी नदी किधर जाती है? हाँ, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। हाँ, ये सुना है। यहाँ मुख्य रूप से 6 अववाह तंत्र हैं, मतलब ड्रेनेज सिस्टम्स।
ये इस आधार पर होता है कि नदियां आखिर में किस बड़ी नदी या समुद्र में मिलती हैं। 6 सिस्टम्स कौन कौन से? सबसे बड़ा है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। इसमें उत्तर की ओर बहने वाली ज्यादातर नदियां जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन ये सब शामिल हैं। ओके, ये सबसे बड़ा है। हाँ। दूसरा महत्वपूर्ण है नर्मदा अपवाह तंत्र, जिसके बारे में हमने बात की। फिर तापी अपवाह तंत्र, फिर माही अपवाह तंत्र। ये पश्चिम की ओर राजस्थान और गुजरात जाती हैं। माही। हाँ। फिर गोदावरी अपवाह तंत्र, जिसमें दक्षिण की ओर बहने वाली वनगंगा, वर्धा वगैरह आ गईं। और सबसे छोटा है महानदी अपवाह तंत्र, जो पूर्वी मध्य प्रदेश के बहुत छोटे से हिस्से को कवर करता है। अच्छा, महानदी सिस्टम सबसे छोटा है। हाँ, एमपी के संदर्भ में। नदियों के बहने के पैटर्न भी अलग अलग होते हैं। जैसे स्रोत में वृक्षाकार और ये पैटर्न का जिक्र था। ये क्या चीज है? हाँ, नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर जमीन पर जो एक पैटर्न या डिजाइन बनाती हैं, उसे अपवाह प्रतिरूप या ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। ओके। सबसे आम है वृक्षाकार, डेंड्रिटिक पैटर्न। ये पेड़ के शाखाओं जैसा दिखता है। गंगा यमुना बेसिन में ये आम है। पेड़ जैसा? ठीक है। फिर होता है अरीय या अपकेंद्रीय पैटर्न। ये तब बनता है जब नदियां किसी एक ऊंची जगह से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं, जैसे कोई गुंबद हो या पठार। अमरकंटक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वहां से नर्मदा पश्चिम की ओर निकलती है, सोन उत्तर पूर्व की ओर, जोहिला भी वहीं से निकलती है। तो अमरकंटक एक रेडियल ड्रेनेज का केंद्र बन जाता है। अरे हाँ, ये तो कमाल का उदाहरण है ना? एक और पैटर्न होता है अध्यारोपित, सुपर इम्पोज्ड। ये चंबल जैसी नदियों में दिखता है। इसमें नदी अपनी घाटी को नीचे की चट्टानी संरचना की परवाह किए बिना काटती चली जाती है। अच्छा, वाकई दिलचस्प है ये सब। अब कुछ जल्दी से जानने वाले तथ्यों पर आते हैं। नदियों के उपनाम बड़े रोचक हैं, जैसे मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? इसमें कंफ्यूजन है शायद। हाँ, इसमें थोड़ा मतभेद है। अगर प्रदूषण के स्तर को देखें तो बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। प्रदूषण के कारण? अजीब बात है। हाँ, लेकिन अगर धार्मिक महत्व और पवित्रता के आधार पर देखें तो नर्मदा को ये दर्जा दिया जाता है। अच्छा, तो दोनों के लिए तर्क हैं? बिल्कुल। बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्षिप्रा को मालवा की गंगा। क्षिप्रा उज्जैन वाली। हाँ, और माही नदी को आदिवासी गंगा या कांठल की गंगा कहा जाता है। आदिवासी गंगा, माही, ठीक है। स्रोत में कुछ ऐसे नामों का भी उल्लेख है जो कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही नाम की नदियां अलग अलग जगह हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है, कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे टोन्स नदी, जिसे तमसा भी कहते हैं, वो मध्य प्रदेश में सतना से निकलकर गंगा में मिलती है। वहीं एक और टोन्स नदी उत्तराखंड में है, जो यमुना की सहायक है। अच्छा, एक ही नाम दो नदियां? बिल्कुल। इसी तरह मंदाकिनी नदी है, मध्य प्रदेश में चित्रकूट इसके किनारे बसा है। लेकिन एक प्रमुख मंदाकिनी उत्तराखंड में भी है, जो अलकनंदा की सहायक है, केदारनाथ वाली। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। फिर बनास नदी है। मुख्य बनास राजस्थान में चंबल की सहायक है, पर एक छोटी बनास मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भी बहती है। बनास भी दो? हाँ, और कावेरी, सब जानते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, लेकिन एक छोटी कावेरी नर्मदा की सहायक नदी भी है मध्य प्रदेश में। कमाल है, ये तो सच में कंफ्यूजिंग है ना? INS बेतवा की कहानी भी दिलचस्प लगी मुझे। एक नदी के नाम पर नौसेना का युद्धपोत। हाँ, ये सम्मान की बात है। भारतीय नौसेना के एक फ्रिगेट का नाम मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के सम्मान में INS बेतवा रखा गया था। इसे 2004 में कमीशन किया गया था। काफी पावरफुल रहा होगा। हाँ, इसने कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया, जैसे 1988 में मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस हुआ था। अच्छा। और 2006 में लेबनान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून। वाह। दुर्भाग्य से 2016 में मुंबई डॉकयार्ड में एक दुर्घटना हो गई थी। उसके बाद इसे सेवा मुक्त करना पड़ा। ओह, दुखद। और एक दो विविध बातें और थी स्रोत में, जैसे कैमूर पर्वत श्रेणी जो विंध्याचल का हिस्सा है, वो यमुना और सोन नदी के सिस्टम के बीच एक प्रमुख जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक मतलब? वाटर डिवाइड। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये तय करती है कि बारिश का पानी किस तरफ बहकर यमुना में जाएगा और किस तरफ सोन में। समझ गए। और नर्मदा घाटी में जो खास तरह की चट्टानें और जीवाश्म मिलते हैं, उन्हें भूवैज्ञानिक बाघ सीरीज कहते हैं। बाघ सीरीज? हाँ,
क्योंकि ये धार जिले के बाग नाम की जगह पर खास तौर से पाए जाते हैं। अच्छा, जगह के नाम पर। हाँ। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सचमुच नदियों का प्रदेश है, नदियों का मायका कहना बिल्कुल सही है। हाँ। नर्मदा बेशक इसकी जीवन रेखा है, हाँ। लेकिन ताप्ती, वैनगंगा, चंबल, बेतवा, सोन, ये सारी नदियां प्रदेश के भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इन नदी प्रणालियों को समझना सिर्फ भूगोल के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रदेश की पारिस्थितिकी, कृषि, जल प्रबंधन, ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य के विकास को समझने के लिए भी बेहद जरूरी है। हर नदी की अपनी एक कहानी है, अपना महत्व है और अपनी चुनौतियां भी हैं, जिनका सामना हमें आज और आने वाले कल में करना है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। स्रोत में जिक्र था कि तांडा नदी, जो कभी नर्मदा की सहायक थी, उसे वैनगंगा की सहायक नदियों ने अपहरण कर लिया, मतलब उसका पानी अपनी ओर खींच लिया। इसे भूविज्ञान में रिवर कैप्चर कहते हैं। हाँ, ये होता है। तो जरा सोचिए, आज के दौर में कौन से ऐसे भूवैज्ञानिक या खासकर मानव जनित परिवर्तन जैसे बांध, नहरें, शहरीकरण, वनों की कटाई चल रहे होंगे, जो नदियों के मार्ग को या उनके पानी के बहाव को धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से बदल रहे हों। और भविष्य में हम इन बदलावों का पता कैसे लगा सकते हैं और उनके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।